यस मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड वीडियो। काफ़ी लंबा काम इसमें खींचेगा, नोट्स भी अच्छे बनेंगे, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट कंसंट्रेशन के साथ आप उसको देख देख के पॉज कर करके नोट्स बनाते रहना, हैंड टू हैंड रिवाइज कर लेना और इसको मजबूत कर लेना, क्योंकि इसका रिवीजन का वक्त नहीं मिलेगा। ये प्रेशर एक्सेप्टेड बाय ए गैस, आप कल की वीडियो में ड्राइव कर चुके थे, इससे पिछले वाली वीडियो में देखिए। हैंड डाल देना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, we have P equal to half rho V square for 1 mole of gas. Pressure is equal to 1 upon 3, density is mass upon volume. मास 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 मोल का वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर बार। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर है। इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स की सबकी काइनेटिक एनर्जी ही पूरे 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है। अब सोचना ये 1 मोल क्यों लिया, देखते रहना इस बात को, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी सारी बात। Therefore m और v स्क्वायर का एवरेज वहीं छोड़ दो, 3v से साथ आ जाएगा 3pv और हाफ से दोनों तरफ इंटू कर दो, हाफ mv स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 p, हाफ mv स्क्वायर m सारे मॉलिक्यूल्स, एक मोल के सारे मॉलिक्यूल्स का वेट या मास कहना चाहिए, और ये एवरेज स्पीड है, यानी हर मॉलिक्यूल के बराबर कह सकते हैं। तो जब सबको जोड़ते हैं तो हाफ एक मॉलिक्यूल का मास और वी स्क्वायर, हाफ दूसरे मॉलिक्यूल का मास और वी स्क्वायर, हाफ और वी स्क्वायर तो एक जैसे आएगा ना सबके लिए, कॉमन ले लेंगे तो अंदर पहले वाले मॉलिक्यूल का मास प्लस दूसरे का मास प्लस तीसरे का मास जोड़ के पूरे 1 मोल का मास आ जाएगा। तो ये पूरे 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी हुई कि नहीं हुई? डेफिनेटली हुई, आप सोच सकते हो। बट PV इज इक्वल टू RT, यहां समझना मैंने n मोल क्यों नहीं ली, आइडियल गैस इक्वेशन। Therefore, half mv square का एवरेज is 3/2 PV is equal to RT. Therefore, kinetic energy of 1 mole is 3/2 RT. अपना आप सोच लें, अगर मैं n मोल लेता तो यहाँ पे PV को nRT आता है। आप जानते हैं बहुत बढ़िया तरह से केमिस्ट्री में, ठीक है। मैं ज़्यादा बहस करूँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा मामला, चाहता हूँ, मन भी कर रहा है, पर वक्त बिल्कुल भी नहीं है। nRT आता है यहाँ पे, और यहाँ मास थोड़ी आता फिर nm आता, एक मोल का मास m तो n मोल का इंटू n, यहाँ भी n आता, यहाँ भी n आता, यहाँ भी n आता, यहाँ भी n आता और यहाँ भी n आता, nRT कट जाना उसको। यानी कि 1 मोल के काइनेटिक एनर्जी से अगर मतलब हो तो फिर से जितने मोल हो, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ओनली। बॉक्स में बंद करेंगे जल्दी इसको, और
1 मोल के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अगर इक्वल मान रहे हैं और इक्वल मान भी रहे हैं, क्योंकि मास भी एक जैसा सबका आइडेंटिकल और वेलोसिटी भी एवरेज ली गई है, वो सब बराबर मानते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितना आएगा? अरे कितने मॉलिक्यूल थे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 1 मोल में, उसे डिवाइड दे दो तो पर मॉलिक्यूल एनर्जी आ जाएगी। वेरी सिंपल। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल is equal to 3/2 RT divided by N, total number of molecules in 1 mole. R constant, N constant, Avogadro number. So this is also constant, and this new constant is called Boltzmann constant, जिसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। So kinetic energy 1 molecule is equal to 3/2 kT, where K is Boltzmann constant। इतना लिख के जरा जल्दी अपडेट करो उसको, पॉज करके यहाँ तक का काम फास्ट करें। ओके, ओके। आप आने वाले वक्त में जब गैस को भरोगे किसी चैम्बर में और पिस्टन से उसको क्लोज करोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी यही एनर्जी है जो आप, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है। ठीक है, एक बहुत बड़े पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स को वैसे काफ़ी बड़ी पर शॉर्ट में ख़त्म करना है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देते रहना। हैंड डालिए। प्रूफ ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, ढंग सुन लें। प्रूफ ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। फिर फर्स्ट पार्ट बॉयल्स लॉ वी हैव, या बाय या अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, P is equal to 1/3 rho V square bar. ओके, 1/3 अगर 1 मोल लेते हो तो उसका मास आ जाएगा अपॉन V, और अगर n मोल लेते हो तो n मोल का मास n आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 मोल का मास है, मॉलिक्यूलर मास V square bar। ओके, V square bar अभी आपने पढ़ा, जब बता देना, सिंस हाफ m V square bar ये काइनेटिक एनर्जी थी जो कि 3/2 RT आपके आ गई थी। तो m V square निकाल लो इससे, ये आपने बताया था कहां से आ गया, तो 1/3 n/V अलग कर लो और m V square bar की वैल्यू टू पे कैसे मानो 3 RT। ठीक है, ये हो गया m V square की वैल्यू 3 RT। और इस P V को इधर ले आइए। P बॉयल्स के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना, तो PV इज इक्वल टू nRT। देखा जाए तो चार्ल्स लॉ प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है बस आप। ठीक है, हेंस n और r तो कांस्टेंट है। अगर T कांस्टेंट हो जाए, एट कांस्टेंट T PV इज टोटल कांस्टेंट हो जाए, which is Boyle's law। Okay, and second part Charles law। चार्ल्स लॉ सेम टू सेम दर्द में। ठीक है, और क्या कह दोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, V is directly proportional to T, which is Charles law। पॉज करने की, ये तो आपको दोबारा उतारना पड़ेगा ना चार्ल्स लॉ के लिए। क्विक,
पॉज करो, क्विक उतारो एकदम। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अधिकांश स्पेसिफिक हीट से काम चला जाता है। स्पेसिफिक हीट एक नई चीज आ जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट देना और फिर कंसंट्रेट करना दिमाग को, पूर्ण फोकस स्पेसिफिक हीट। पानी को या किसी बॉडी को, परंतु गैस को नहीं। विशेष ध्यान मेरी हरकतों पे, मेरे कहने के इशारों को देखते हुए विशेष ध्यान दे। सर क्या कह रहे हैं? गैस की बात मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। इसी वीडियो में करूंगा। अभी गैस की बात बिल्कुल नहीं, केवल लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहा हूं बस। इसको मुझे गर्म करना है, इसको भी गर्म करना है, इसलिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वक्त सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में आपको दिखाई देगी, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करें। इसको कितनी एनर्जी दी गई, मान लो हमें इसको थोड़ा सा गुनगुना करना है पानी को, ठीक, तो इतनी ऊर्जा दी गई। अगर यही पानी एक भगोना ना होके एक बड़ा भगोना होता और उतना ही गुनगुना गर्म करना है, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये तो मानते हो कि थोड़ा सा नहाने लायक पानी करना है, खाली आधा भगोना करना, जल्दी गर्म हो जाएगा, जरा सी गैस लगेगी या जरा सी लकड़ियाँ लगेंगी। और वो या कोई बड़ा भगोना गर्म करना तो ज़्यादा लकड़ियाँ लगेंगी, ज़्यादा गैस लगेगी, गर्म उतना ही करना है। यानी कि जितनी एनर्जी पानी को या उस बॉडी को गर्म करने के लिए दी जा रही है, वो पूरी तरह से डिपेंड है कि उसका मास कितना है। क्लियर? दूसरी बात, मास कांस्टेंट ले लो। अब दूसरी बात के ऊपर विचार करते हैं। इसको गुनगुना करना है एक अमाउंट का पानी, एक भगोना पानी यहाँ, एक भगोना यहाँ, एक भगोना यहाँ। इसको गुनगुना करना है, इसे तेज गर्म करना है और उसको बॉयल करना है। किसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या बराबर? नहीं, सीधी सी बात है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा करना है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। ओके, सो और ये डिपेंड है कि बॉडी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मटेरियल कैसा है। तो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है फटाफट, थोड़े से ही हीट से ही काम चल जाएगा, या बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, कैसा मटेरियल है। इज C, स्मॉल c, m डेल्टा t। कई सारे बेसिक्स पॉइंट्स में ये फॉर्मूले काम आता है, और बड़ी बड़ी डेरिवेशंस, बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़ी बड़ी थिंकिंग काम नहीं आती, और बेसिक काम आ जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आ गए, तो इससे काम हो जाता है सारा कि बेसिक पे ही कई बार क्वेश्चन बन के आते हैं। प्यारे बच्चों, ये कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर याद दिलाता हूं, मैं गैस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा हूं। मुझे स्पेसिफिक हीट सॉलिड या लिक्विड की डिफाइन करनी है। इसके लिए अगर मैं m को 1 एज्यूम कर लूँ, t को 1 एज्यूम कर लूँ, तो Q इज इक्वल टू C इंटू 1 मीन्स C इज इक्वल टू Q। अगर मुझे वाटर की स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है, तो मैं वाटर का यूनिट मास लूंगा, चाहे 1 ग्राम चाहे 1 किलोग्राम, यूनिट मास लूंगा और उसका टेम्परेचर यूनिटी बढ़ाऊंगा। ऐसा करने के लिए जो भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वही वाटर की स्पेसिफिक हीट होगी। वेरी सिंपल डेफिनेशन, कभी रटा नहीं करते, हमेशा बनानी चाहिए। लिखने फटाफट, ज़्यादा बहस करने का टाइम नहीं है। अब पानी का नाम मत लेना,
ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस ब्रैकेट में सॉलिड और लिक्विड इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इट्स यूनिट मास टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिटी। सुन लिया? दीपक दोबारा सुन लो और लिख लो पहले। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ओके। तो यूनिट बाद में लिखना है, यूनिट बाद में लिखना है। हैंडली नेक्स्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट, मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएंगे, बस सब कुछ जो का तो। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम नहीं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, बस, और कोई फर्क नहीं। n if n this, और तब c की जगह आता है कैपिटल C। मोलर स्पेसिफिसिटी के लिए कैपिटल और खाली स्पेसिफिसिटी के लिए स्मॉल। मोलर स्पेसिफिसिटी डाल के सारा काम दोबारा कर लेंगे, 2-3 लाइन थे उसके केवल। और डेफिनेशन, यूनिट मास की जगह यूनिट मोल या 1 मोल, और कुछ नहीं है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड is defined as the heat required to rise the temperature of 1 mole of substance by unity। ठीक है, टेम्परेचर 1 मोल का यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो, बस यूनिट मास की जगह 1 मोल लिख देना पुराने डेफिनेशन में, जो कि उतार दो फटाफट। हो गया? यूनिट देखिए, जब पहले मास था तो इट इज जूल और अपॉन में केजी और अपॉन में केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ओके, जब चेंज होता है तो चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, अगर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो तो दोनों में जोड़ोगे डिफरेंस तो 5 का ही आएगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन। डायमेंशन ml2T-2, मास m, और इसको किसी बुक में थीटा लिखते हैं, किसी बुक में k लिखते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सो L2T-2 थीटा माइनस। ओके, यहाँ तक अपडेट करें क्योंकि इसके बाद में गैस के ऊपर पहुँचने वाला हूँ, और आप भी एक लंबी सांस लें। इसके बाद हो सके तो आधे मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दें और न्यूट्रल होके फिर हाई कंसंट्रेट करें। ओके, मैं देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, ओके बच्चों, हैंड डालेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, इत्मीनान से पहले हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि ये बहुत अच्छी बात, बड़ी सुकून वाली बात और बड़ी इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अब आपके सामने आ रहा है। और ये भी तो सोचिए कि क्यों मैंने कहा था अभी गैस के लिए नहीं, यानी कुछ बात थी और अब गैस के लिए ही बात हम करेंगे। और ये भी आप जल्दी सबसे पहले ही समझेंगे कि गैस के लिए विशेष तौर पे क्यों पढ़ना पड़ रहा है। कंसंट्रेट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट ऑफ गैस। प्यारे बच्चों, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट बढ़ाने के लिए
जो एनर्जी देनी पड़े वो स्पेसिफिक हीट है। ये तो पढ़ी चुके। वन ग्राम गैस स्मेल और 1 ग्राम गैस स्मेल हो, लकड़ियां लगाओ, आग लगा दो, और टेम्परेचर इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है और इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। और 1-1 ग्राम का मास 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़े वो स्पेसिफिक हीट है। हाँ है, गैस। गैस सब कुछ यही। जैसा अंतर क्या है? अंतर अब आ रहा है। अब आ रहा है। ये पिस्टन, दोनों ही पिस्टन बहुत हल्के हैं। ये पिस्टन ऊपर नीचे जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, जबकि इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोका जाएगा। इसके ऊपर वेट रखो। जैसे भगोना है, भगोने के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है और दूसरा प्रेशर कुकर, इसका उठ सकती है प्लेट ऊपर, प्रेशर कुकर नहीं, जब तक सीटी नहीं आ रही है। खाना किसमें जल्दी बनेगा? कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? निसंदेह प्रेशर कुकर। और निसंदेह ये गैस जल्दी गर्म हो जाएगी। कम लकड़ियों से ही काम चल जाएगा। और वहाँ पिस्टन ऊपर जा रहा है, लकड़ियाँ और ज़्यादा देनी पड़ेंगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। दोनों ही स्थिति में 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाया गया है टेम्परेचर, और 1 ग्राम ही लिया गया है। 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े वो स्पेसिफिक हीट है। दोनों में 1 ग्राम गैस है, दोनों के टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा रहा है। पर ये क्या? इसमें एनर्जी कुछ और देनी पड़ रही है, इसमें एनर्जी कुछ और देनी पड़ रही है। इसी कारण गैस विशेष है। और आप देखेंगे कि इन दो विशिष्ट ऊष्माओं, यानी स्पेसिफिक हीट, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट अलग अलग आएगी, इसलिए हमें इससे अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। यहाँ क्या था? क्या चीज़ कांस्टेंट है? यहाँ बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है। वेट ऑफ पिस्टन जो कुछ भी है, लाइट लिया है हमने, तो फोर्स यूनिट एरिया में जितना लग रहा है वो प्रेशर है, वो एवरीवेयर होगा। ठीक? और जब ऊपर जाने लगे जब इसका वेट उतना ही है, इट इज कांस्टेंट प्रेशर। और यहां का वॉल्यूम हमने फिक्स रखा, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस कारण स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करेंगे तो ये हम कह ही नहीं सकते स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या है। ये हमें ये बताना पड़ेगा वो कांस्टेंट प्रेशर भी जानना चाह रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब डेफिनेशन वही है। अब यूनिट ना कहे कि 1 ग्राम कहना क्योंकि गैस है, और यूनिट केल्विन या यूनिट डिग्री सेल्सियस कहना। ठीक है, मोलर के लिए 1 मोल और खाली स्पेसिफिक हीट के लिए 1 ग्राम। ओके, बस एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हाईलाइट करना है बस। ओके, अब आप डेफिनेशन लिखने शुरू करेंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल वैसी वैसी। आपने ये मेन हेडिंग डाल, ठीक है, इसके बाद सब पार्ट्स में हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग स्पेसिफिक हीट of gas at constant pressure। पहली हेडिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं। आप लिखेंगे बड़े प्यार से, बड़े सुकून से, मुस्कुराते हुए।
जब आपने हेडिंग लिखी थी दोबारा मत लिखना, इट इज लिख देना, इट इज से काम चल जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड by 1 gram of gas to raise its temperature by 1 degree Celsius at constant pressure। बिल्कुल सिंपल। दूसरी डेफिनेशन, अच्छा जब उसी डेफिनेशन लिख दोगे जो मैंने लिखा है उसके बाद Q इज इक्वल टू CP इंटू M इंटू डेल्टा टी। दूसरी है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पुरानी डेफिनेशन में प्रेशर की जगह वॉल्यूम लिखना लास्ट लाइन, और कुछ नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज द heat energy required by 1 gram of gas to raise its temperature by 1 degree Celsius at constant volume। okay, और Q is equal to CV, constant volume में CV, constant pressure CP, M into delta। okay, तीसरी और चौथी में मोलर लगा दो। थर्ड, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, तीसरी वाली आएगी, तीसरी सा पार्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यूनिट मास की 1 ग्राम की जगह 1 मोल आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं ढंग से इत्मीनान से सुनना, हो सके तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। हेड डाले आपने, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखो? इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहां कैपिटल से लास्ट सब पार्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैपिटल्स, मोलर के लिए कैपिटल। ओके, ये जो अभी अभी निपटा बेहद इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के 4 पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको आपको रेड पेन से ब्लॉक लेटर में लिखना है और उसकी पिक मुझे भेजनी है। आप अपना होमवर्क तो भेज ही रहे हो, इसमें स्टेटमेंट लिखाऊंगा मैं। यहाँ पहले बोल देता हूँ, जैसे मैं इसको लिखाना शुरू करूँगा, ये वाला पार्ट अब रेड पेन से ब्लॉक लेटर में लिख के मुझे भेजेंगे। अटेंडेंस कोड वर्ड है जय हो फिजिक्स सब्जेक्ट की। काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की 3/2 RT और 1 मॉलिक्यूल की 3/2 KT। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, और जो काइनेटिक एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी है।
यही इसके अंदर की टोटल एनर्जी है। प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पर ये तो तय हो गया ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, गैस की इंटरनल एनर्जी उस गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। ये तो एक साधारण वर्ड हो गया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। केवल और केवल, ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये बात मैं लिखूंगा अभी। अगर किसी गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया फिर तो चाहे कुछ भी कर लो, उसकी इंटरनल एनर्जी तो बढ़ने वाली नहीं है। कदाचित आपने इससे पहले इस बात पे ध्यान ना दिया हो। इसी कारण फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही कुछ और है। ओके, लिखें, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। रेड पेन ब्लॉक लेटर्स, I wait of this note. वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो के लिए हैंड डाल दीजिए। C, कैपिटल C यानी कि मोलर। Cp इज ग्रेटर देन Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये 2 नंबर का इसको ड्राइव करने के लिए एक्सप्लेन वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। पक्का आएगा पक्का, ठीक है। हैंड डाल दीजिए, ये हो जाएगा। और उसके बाद मेयर्स फॉर्मूला, Cp जब Cv से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, मेयर्स फॉर्मूला। और इसके आगे कंटिन्यू, अगली वीडियो भी लंबी बनेगी, इसलिए कोई वीडियो देख के पेंडिंग मत छोड़ो कि वीडियो आगे सर की शाम तक देख लेंगे ना। शाम तक हो सकता है दूसरी आ जाए, कि 19 तारीख को एग्जाम है प्यारे बच्चों, उसे पहले ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी बन रही है। इसलिए जैसे ही देखते हो सारे काम छोड़ के वीडियो को अपडेट कर लो। जय हिंद और आई वेट योर अटेंडेंस।